कर्नाटक में गिरी बीजेपी की सरकार, बीएस येदियुरप्पा ने दिया इस्तीफा। जयपुर में कांग्रेस ने मनाया जश्न। राजस्थान सचिवालय में गुर्जर आरक्षण मामले पर हुई वार्ता। सरकार और किरोड़ी सिंह बैंसला सहित 25 सदस्यों में हुई वार्ता। वार्ता में मंत्री और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। राजधानी में वार्ड 79 के पार्षद पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कांग्रेस ने किया इस्तीफा देने की मांग। पार्षद कार्यालय के आगे दिखाए काले झंडे। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मूलचंदानी का दौसा दौरा। अधिवक्ताओं के चैंबर्स का किया उद्घाटन। बार एसोसिएशन ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का। गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामला है। आपको बता दें, किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में 25 सदस्यों का गुर्जर प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई है। सरकार और गुर्जर नेताओं में वार्ता हुई है। मंत्री राजेंद्र राठौड़, हेम सिंह भड़ाना, अरुण चतुर्वेदी ये सब मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें, कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामला, किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में 25 सदस्यों का गुर्जर प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई है। तो सरकार और गुर्जर नेताओं से वार्ता हुई। आपको बता दें कि पहले दौर में बात नहीं बन पाई थी। इस बार गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच में वार्ता हुई है। 25 सदस्यों की गुर्जर प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई। तो सरकार और गुर्जर नेताओं से वार्ता का दौर, आपको बता दें, इसमें कई अधिकारी भी मौजूद रहे। गुर्जर समाज के लोग आरक्षण के लिए अब तक 5 बार आंदोलन कर चुके हैं और इस बार सरकार और गुर्जर नेताओं में वार्ता हुई। मंत्री राजेंद्र राठौड़, हेम सिंह भड़ाना, अर्जुन चतुर्वेदी मौजूद रहे। वहीं कई प्रशासनिक अधिकारी भी इस वार्ता में शामिल हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राकेश, पहले दौर में बात नहीं बन पाई थी, इस बार जानना चाहेंगे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच में क्या कुछ वार्ता हुई? देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है, गुर्जरों की चेतावनी के बाद में जैसी महापंचायत हुई और महापंचायत के बाद में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक फैसला ने जैसी 23 तारीख का टाइम दिया और 23 तारीख को पीलूपुरा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने के बाद में आगामी रणनीति पर विचार करने की बात की। उसके बाद भी सरकार हरकत में है और कहीं न कहीं पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद में सरकार ने आमंत्रित किया है और कहीं न कहीं पिछली बार के जो 13 से 14 बिंदु थे उन पर सहमति नहीं बन पाई थी। 1% आरक्षण को लेकर के सरकार का रुख स्पष्ट है, लेकिन ओबीसी में आरक्षण के बंटवारे को लेकर के अभी तक गुर्जर समाज के लोग अड़े हुए हैं और कहीं न कहीं चुनावी मौसम है, विधानसभा चुनाव आने वाले, ऐसे में जाहिर सी बात है आरक्षण का मुद्दा लगातार 10 सालों से राजस्थान सरकार के लिए गले की फांस के तौर पर है और कहीं न कहीं आने वाले इलेक्शन में कहीं गुर्जर समाज की नाराजगी सरकार से ना हो जाए और वोट बैंक को भुनाने के माध्यम से कहीं न कहीं इस समाज को साधने के लिए आज दोबारा से वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था। खुद बैंसला आज की वार्ता में मौजूद रहे। उसके अलावा उनके जो साथी थे, हेमंत सिंह गुर्जर हो या बढ़ाना हो, तमाम जो नेता थे जो कि पूरे आंदोलन को मूव कर रहे हैं, वो सब आज पहुंचे। लेकिन अभी तक जो है वार्ता का दौर लगातार जारी है। स्पष्ट क्या रह सकता है कुछ देर में सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक की जो सूचना हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक जो बिंदुओं पर सहमति नहीं बनी थी, बहस का विषय वही है। सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है। की बातचीत का दौर लंबा जारी रह सकता है क्योंकि सरकार भी चाहती है कि कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव के इस माहौल में गुर्जर समाज को साधा जा सके, उनको राजी किया जा सके, क्योंकि अब सरकार के पास भी नहीं है कि आरक्षण को लेकर के स्पष्ट भूमिका तय हो। लेकिन गुर्जर समाज चाहता है कि अगर चुनाव से पहले ही सरकार की ओर से अगर इस पर कोई स्पष्ट नीति तय होती है, स्पष्ट बातचीत होती है, तो कहीं न कहीं 10 साल का जो लंबा संघर्ष रहा है उसके परिणाम सामने आ सकते हैं। जी
राकेश, जानना चाहेंगे जो वार्ता है करीब कितने घंटे से चल रही है, साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से किसकी अध्यक्षता में यह वार्ता हुई? ओर से बाकायदा मंत्रियों का एक समूह का गठन किया गया है। इसमें बाकायदा राजेंद्र राठौड़ भी हैं, उसके अलावा अरुण चतुर्वेदी भी हैं, और जो सरकार के जो खुद सीएम राज्य ने जो जिन लोगों की नियुक्ति की है, जो लोग इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं सरकार की ओर से, वो लोग तो मौजूद हैं ही। खुद बैसला के अलावा 15 से 16 लोग वो भी मौजूद हैं, जो पूरे आंदोलन को मूव कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात लकी इसमें यही है, 23 तारीख पास में आ चुकी है, पीलूपुरा में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन की घोषणा हो चुकी है, और कहीं न कहीं उस दिन के बाद ही, क्योंकि महापंचायत में जो मूड आम लोगों का था, गुर्जर समाज के आम लोगों का, वो कहीं न कहीं आंदोलन दोबारा शुरू करने की मांग पर थे। और जैसे ही बैसला ने 23 तारीख का टाइम दिया, कहीं न कहीं समाज में नाराजगी थी, क्योंकि 72 लोगों की जाने के बाद भी अगर समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तो बैसला की जो रणनीति है, सरकार से बातचीत का जो माध्यम के तौर पर वो बातचीत कर रहे हैं, कहीं न कहीं उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जाहिर सी बात है 23 तारीख को कहीं न कहीं सरकार को ये लगने लगा था कि शायद 23 तारीख को पीलूपुरा में श्रद्धांजलि सभा के बाद में कई बड़े आंदोलन का ऐलान ना हो जाए। चुनावी मौसम में चुनावी माहौल है, जाहिर सी बात है सरकार पूरी तरह से गुर्जर समाज को विश्वास में लेकर के इस पूरे मामले का पटाक्षेप करना चाहेगी। जी राकेश, आज जो ये वार्ता हो रही है, जानना चाहेंगे क्या ये तय हो पाएगा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन की जो दिशा है वो किस ओर है? देखिए लकी, टेक्निकल विषय है। 1% आरक्षण को लेकर के सरकार की ओर से घोषणा हो चुकी है। 5% आरक्षण पर ये पूरी तरह से अड़े हुए हैं, और ओबीसी में से ये लोग आरक्षण मांग रहे हैं। कर्नाटक वाले फार्मूले को लेकर के भले ही सरकार की संसदीय कमेटी जो है उसने भी अध्ययन किया है, वहां जाकर के बातचीत भी हुई है, लेकिन वो जनसंख्या के आधार पर वहां का फॉर्मूला है। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद में कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, वो फॉर्मूला बैकफुट पर जाता हुआ सामने आ रहा है। ऐसे में 50% के भीतर गुर्जर समाज को 5% आरक्षण देना, भर्तियों में स्थान सुनिश्चित करना, जाहिर सी बात है सरकार के लिए तो टेढ़ी खीर है ही, लेकिन इसमें बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? क्योंकि अध्यादेश पहले भी सरकार लेकर के आ चुकी है, लेकिन उस पर परिणति कितनी हो पाती है? क्योंकि समाज को सबसे बड़ा आक्रोश इस बात का है कि समाज के 72 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 2008 से लेकर के 2018 का टाइम हो चुका है। 10 साल का एक बहुत लंबा वक्त होता है। कहीं न कहीं गुर्जर समाज के लोग चाहते हैं, अब जो सरकार चूंकि चुनावी माहौल में प्रेशर में होती है, समाज का दबाव बना करके कहीं न कहीं इस पर स्पष्ट नीति तय हो जाए कि ओबीसी के आरक्षण का बंटवारा हो जाए, ताकि 50% के अंदर आरक्षण रहे। वही सरकार भी ये सोच रही है कि अगर मान लीजिए ओबीसी के आरक्षण का डिवाइडेशन हो जाता है, तो कहीं ओबीसी की जो बाकी जातियां हैं, जिसमें जाट भी आते हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। तमाम इश्यू है, तमाम बातें, लेकिन बीच का रास्ता क्या निकलता है, कहीं न कहीं इस पर लंबी बातचीत का दौर रहेगा। एक दिन की बातचीत में ये हल नहीं निकल पाएगा। लकी राकेश, इस लंबी बातचीत के दौरान क्या माना जा सकता है कि गुर्जर आरक्षण को लेकर अभी गतिरोध जो है वो बना हुआ है? गतिरोध लगातार जारी है लकी, लेकिन सबसे बड़ा मूविंग पॉइंट अगर सोर्सेज की बात की जाए तो आज कर्नल खुद वार्ता में शामिल हुए। सबसे बड़ा सोचने वाला विषय ये कि बैसला खुद आए। पिछली बार महापंचायत से पहले की जो वार्ता हुई थी उसमें बैसला नहीं आए थे। जाहिर सी बात है कुछ बिंदु ऐसे हैं जो शायद उनके सहयोगी ना समझ पाए हों, और खुद बैसला को आज की वार्ता के लिए आना पड़ा, क्योंकि स्पष्ट नीति को लेकर के चूंकि पूरे आंदोलन के संयोजक भी और कहीं न कहीं उनके सामने बातचीत हो, लंबे टाइम से इस आंदोलन को मूव कर रहे हैं, टेक्निकल बिंदुओं को अच्छी तरह से जानते हैं, पूरा लंबा वक्त आंदोलन को उन्होंने दिया है। खुद बैसला आज की मीटिंग में पहुंचे। जाहिर सी बात है कुछ आश्वासन, यानी कि कुछ भी हो सकता है लकी, आने वाले इलेक्शन में बाकायदा समाज के कैंडिडेट के तौर पर समाज को एक अच्छा माहौल दिया जा सकता है। समाज के जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की ओर से टिकट दिया जा सकता है। कई प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं, कई प्रकार के बदलाव हो सकते हैं। समाज को राजी, सबसे बड़ा इश्यू यही कि गुर्जर समाज को राजी कैसे किया जाए, क्योंकि 5% आरक्षण का फार्मूला तो फिर भी अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं समाज को अगर बाकायदा राजी किया जाता है तमाम सेवाओं के आधार पर, तमाम प्रायोरिटी के आधार पर, तो कहीं न कहीं बात बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू यही है कि बीच का रास्ता जो है आरक्षण को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है, उस पर सरकार क्या रहेगी। जाहिर सी बात है मामला लंबा खींचेगा, लेकिन हाल फिलहाल सरकार की प्रायोरिटी है कि 23 मई को जो पीलूपुरा में श्रद्धांजलि सभा होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन आंदोलन की घोषणा हो जाए। जाहिर सी बात है सरकार के जो लोग हैं वो ये चाहेंगे कि ये जो वार्ता का दौर है लंबा चले, और 23 मई वाला जो माहौल है कहीं न कहीं उसको आसानी से निपटा जा सके। बिल्कुल, राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन दोनों पक्षों में किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है। धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी देने के लिए।
वह राजधानी में नगर निगम वार्ड 79 पार्षद प्रकाश चंद गुप्ता पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस नेता और पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल के नेतृत्व में वार्ड 79 के कार्यकर्ताओं ने वार्ड पार्षद प्रकाश चंद गुप्ता के कार्यालय के आगे काले झंडे दिखाते हुए प्रकाश चंद गुप्ता का पुतला जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रकाश चंद गुप्ता पहले सफाई कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वहीं एसीबी में मामला दर्ज हुआ, इसीलिए वे पार्षद पद से इस्तीफा दें। समितियों का गठन हुआ और उसमें जब जो ये यहाँ के जो पार्षद हैं जो कि सफाई समिति के चेयरमैन थे और इनका भ्रष्टाचार करते हुए खुलेआम ऑडियो वायरल हुआ था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी इसकी शिकायत जो है वो उस समय दर्ज करवाई गई थी और ये बात हुई थी कि इसकी जांच करके इस पे कार्रवाई की जाएगी। अब इन नई समितियों में इनको इसमें नहीं शामिल किया गया है, जिससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि बीजेपी भी मानती है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार किया गया था। लेकिन सिर्फ चेयरमैन पद न देना या चेयरमैन पद से हटा देना किसी भ्रष्टाचारी के लिए सजा नहीं हो सकती है। अगर बीजेपी को पता ही है कि जब ये भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, खुलेआम इनके ऑडियो वायरल हो चुके हैं, तो पार्षद पद से इस्तीफा जो है वो बीजेपी को मांगना चाहिए, लेना चाहिए। आज किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 71 रहने भाजपा के पार्षद प्रकाश चंद गुप्ता, जो कि पिछले 18 माह से अपने चेयरमैन बनने के सपने वापस कयास लगा रहे थे, यहाँ की क्षेत्रीय जनता को गुमराह कर रहे थे कि मैं वापस चेयरमैन बनूंगा। लेकिन जब उनकी पार्टी के ही लोगों ने और जब एसीबी में मामला पेंडिंग चल रहा है, कोर्ट से भी निर्णय आया नहीं, उसके बावजूद ये अपनी तानाशाही यहाँ बैठकर अपने कर रहे हैं। हमारी यह नैतिकता के आधार पर प्रकाश चंद गुप्ता इस्तीफा दें और उनकी पार्टी वाले उनसे इस्तीफा लें। जब तक एसीबी का या कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, ऐसे पार्षद यहाँ बैठने लायक नहीं है। सरकारी दफ्तर इनसे तुरंत खाली कराए। वहीं फुलेरा बोराज मार्ग स्थित उगरियावास बस स्टैंड का आपको बता दें कि 2 कारों की भीषण भिड़ंत हो गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर ही एक कार चालक की मौत हो गई, वहीं दूसरी कार में सवार कुछ महिलाएं घायल हो गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद जोबनेर थाना पुलिस और बालाजी चौक पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने क्रेन की सहायता से दोनों कारों को सड़क से साइड में करवाकर रास्ता सुचारू करवाया। उधर जयपुर के समीपवर्ती चाकसू थाना क्षेत्र के नया निमोड़िया सीमावर्ती गांव आकोड़िया की बॉर्डर पर खेत में स्थित एक कुएं से महिला का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतका सावित्री देवी गुर्जर की निवासी ग्राम आकोड़िया के रूप में पहचान हुई। मृतका सावित्री देवी 8 मई से ससुराल से लापता थी, जिसकी शिवदासपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। चाकसू थाना अधिकारी राजेश विद्यार्थी ने पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से मृतका का शव कुएं से निकलवाया। प्रारंभिक तौर पर घटना का एक कारण घर कलेश से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतका की शादी बचपन में हो गई थी, जो पिछले 3 से 4 साल से ससुराल में थी। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन खरीद अवधि को 12 मई से बढ़ाकर 21 मई कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार से राज्य के लहसुन उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए लहसुन खरीद अवधि को बढ़ाने के लिए आग्रह किया गया था, जिसके बाद प्रदेश में लहसुन उत्पादक जिलों में 15 खरीद केंद्र स्थापित कर खरीद की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीपति मूलचंदानी ने दौसा जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं के चैंबर्स का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके पूर्व दौसा सर्किट हाउस में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुप कुमार सक्सेना ने उनका गुलदस्ता देकर स्वागत किया। न्यायाधिपति ने अधिवक्ताओं के बने चैंबरों का उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया। इस अवसर पर न्यायाधिपति मूलचंदानी ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के चैंबर बनने से अधिवक्तागण सहूलियत से बैठ सकेंगे और बढ़िया तरीके से आम नागरिकों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका अदा कर सकेंगे, क्योंकि अधिवक्ता सर्दी, गर्मी, दौड़ धूप, आंधी तूफान से जूझता रहता है। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुप कुमार सक्सेना, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश जोशी, महासचिव धर्मेंद्र शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक जी प्रकाश जोशी, दौसा उपखंड अधिकारी संतोष कुमार गोयल और वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रिय नागर मौजूद रहे।
तो अधिवक्ताओं के चैंबर्स का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, संघ के अध्यक्ष दिनेश जोशी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो फीता काटकर उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, संघ के अध्यक्ष दिनेश जोशी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हाईकोर्ट के न्यायाधीपति मूलचंदानी का दौसा दौरा रहा। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राधेश्याम गुर्जर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राधेश्याम, मूलचंदानी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी मैं बता दूं आपको, हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस मूलचंदानी जी इधर आए थे दौसा में, तो यहाँ पे वकीलों के चैम्बर से उनका उद्घाटन किया गया था और उनका कहना था कि इससे वकीलों को काफी मदद मिलेगी और जो है उनको जो धूप छांव है, आंधी तूफान है, उसमें बैठ के जो है वो उससे बच सकेंगे। जी लगती जी राधेश्याम, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो अधिवक्ताओं के चैंबर्स का आपको बता दें फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसमें संघ के अध्यक्ष दिनेश जोशी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के कई जिलों में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने और नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पतालों में मदर मिल्क बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल में मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई, जिसका राज्य सरकार के सलाहकार योग गुरु देवेंद्र ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन की बैठक ली। निरीक्षण के दौरान मदर मिल्क बैंक में कमियां मिलने के कारण उन्होंने अधिकारियों को लताड़ लगाई और कमियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मदर मिल्क बैंक में लगने वाली मशीनें बाहर पड़ी मिलने से योग गुरु नाराज हो गए और उन्होंने जल्द ही मशीनों को अपने निर्धारित स्थान पर लगवाने के निर्देश दिए। जयपुर जिले की ग्राम पंचायत आसलपुर के क्षेत्र के गांव में जाने वाले मुख्य मार्ग पर अज्ञात लोगों ने पत्थर डाल दिए, जिससे ग्रामीणों और किसानों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार रात अज्ञात ट्रैक्टर चालक उनके गांव जाने वाले मार्ग पर पत्थर डालकर चला गया, जिससे ग्रामीणों के आने जाने में परेशानी होने लगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने वहाँ देखा कि हमारे लोग, ये काश्तकार लोग जाते हैं, किसान लोग जाते हैं वहाँ पर और रास्ते को पत्थर की टोली डालकर वहाँ रोक दिया गया है और कुछ असामाजिक तत्वों ने ये कार्य किया है। हम चाहते हैं कि जो गांव में आते हैं ना, उनसे वाहन वो आ नहीं पा रहे, पहुँच नहीं पा रहे यहाँ पर, और उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। राजधानी जयपुर में टोंक रोड से मंगलवार को सेंट्रल आईबी के आईजी की चोरी की गई टवेरा कार का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। शहर में कराई गई नाकाबंदी में भी जयपुर पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आईजी केसी मीना के ड्राइवर की रिपोर्ट पर मोती डूंगरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चुराई गई टवेरा कार के लिए कई टीमों का गठन किया। वहीं बता दें कि टोंक रोड पर सेंट्रल पार्क के पास से चुराई गई सरकारी टवेरा कार पुलिस को सीसीटीवी में जरूर नजर आई। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों में यह कार जनपद पर अंबेडकर सर्कल से होकर विधानसभा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ही हमारे ज़िले की इनफैक्ट कमिश्नरेट से भी कुछ अधिकारी हैं जो लगे हुए हैं लगातार, उसमें बहुत दूर तक हमने कार को ट्रैक किया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्लू हमारे सामने आए हैं, कुछ अपराधियों के बारे में हमारी जानकारी भी आई है कि शायद वो ले जा सकते हैं। उसमें हमारी टीम लगातार लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही टवेरा के संदर्भ में आपको बताने में सक्षम। देश भर में लगातार बढ़ती चाइल्ड एब्यूजिंग, गर्ल्स और वुमेन टीजिंग के तेजी से बढ़ते क्राइम के खिलाफ युवाओं ने अपने आर्ट के जरिए अपनी आवाज उठाई। इंस्पिरेशन आर्ट एंड एजुकेशन के 20 स्टूडेंट्स ने चाइल्ड एब्यूजिंग पर अमर जवान ज्योति पर अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। इसके तहत करीब 25 पेंटिंग्स के जरिए स्टूडेंट्स ने बच्चियों और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उत्पीड़न को रोकने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए आर्ट के जरिए अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया। आर्टिस्ट एवं प्रोफेसर कपिल शर्मा का कहना है कि इस कला के माध्यम से इस संवेदना के प्रति बस यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी गलत दिखे और अपराध होने के बाद उसके खिलाफ रैली या कैंडल मार्च आयोजित करने के बजाय लोगों की मानसिकता को नई दिशा में बदलने की जरूरत है।
सर पूरे इंडिया को, पूरी सोसाइटी को हम लोग ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जो गर्ल चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है इन दिनों में, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इवन जितनी भी गर्ल चाइल्ड हैं ना तो स्कूल्स में सेफ़ है, ना रोड पे सेफ़ है, ना अपने घरों में सेफ़ है। तो आए दिन हम लोग इस तरह की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इलिटरेसी है सोसाइटी के अंदर। हम लोग का एम ये रहा है कि जो अभी रेप केसेस हो रहे हैं उनको अवेयरनेस के थ्रू सब कुछ रोका जा सकता है, राइट। अवेयरनेस के थ्रू ही सब कुछ रोका जा सकता है, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी तभी। तो हम लोग ने पेंटिंग्स के थ्रू, यूजिंग पेंटिंग्स एज अ मीडियम, हम लोगों ने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की कि रेप बहुत गंदी चीज़ है। और जयपुर में जगतपुरा में ज्वेलर देशराज यादव पर फायरिंग करने के मामले पर 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दुकान लूटने की कोशिश में जुटे अपराधियों ने फायरिंग की थी। वहीं प्रतापनगर पुलिस ईस्ट स्पेशल टीम ने इस मामले में आरोपी विक्रम मीणा और उसके साथी सवाई माधोपुर के एक बाल अपराधी को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने दोनों के पास से 2 पावर बाइक्स जब्त की। दरअसल 10 मई को दोपहर 3:15 बजे 3 बदमाशों ने जगतपुरा के महादेव नगर में इस वारदात को अंजाम दिया था। महादेव नगर में देशराज यादव की जय दुर्गा नाम से ज्वेलरी शॉप है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। जीडी ज्वेलर्स है एसकेआईटी के पास में, वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर के जो उसके मालिक हैं उन पर फायरिंग की थी। आप सभी के नॉलेज में है। उस घटना के बाद से लगातार हमारी टीम उन लोगों की तलाश में लगी हुई थी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। जो घायल हुए थे, हालांकि उनकी स्थिति अभी जो है वो सही बताई गई है, पर फिर भी सीधे चेस्ट के पास में फायर था और बहुत ही गंभीर प्रकरण था। वह राजधानी जयपुर की प्रतापनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के पकड़ में आए ये चारों बदमाश शातिर अपराधी है। इनके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। डीसीपी ईस्ट ने बताया कि इन बदमाशों के कब्जे से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक तलवार, एक चाकू और अन्य हथियार जब्त किए गए। साथ ही 2 मोटरसाइकिल और एक कार भी बरामद की गई है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हमारी लगभग इसी टीम ने, इस टीम के सदस्य लगातार एक्टिव रह करके क्षेत्र में जो वारदातें हो रही होती हैं उनको कौन कर रहे हैं उन पर नज़र रखते हैं और लगातार इनपुट प्राप्त करके कार्रवाई करते हैं। इसी क्रम में एक डकैती की योजना बनाते हुए गैंग को हमने पकड़ा है, जिसमें कि 4 लोग हैं जो कि गिरफ्तार किए हैं। एक उसमें जो कि माइनर है इसलिए उसको निरुद्ध किया गया है। इन 4 लोगों के नाम है हरकेश, कुंजीलाल, गौरव शर्मा, योगेश। इनमें से 2 तो है जो सवाई माधोपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि 2 अन्य जो हैं वो दौसा के रहने वाले हैं। इनमें से अधिकतर का पहले ही बहुत क्रिमिनल। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।